हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये टॉपिक जो है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम किसी भी लेवल की बात करें, भले ही इंटरमीडिएट लेवल हो या फाइनल लेवल हो, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है बेटा ये। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बेटा देखते हैं प्रोफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। पीजीबीपी में जो हम इनकम कंप्यूट करेंगे वो कैसे हम उसका प्रोफॉर्मा बनाएंगे। सबसे पहले आइए पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हमें जो देखना है नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जो हमें नेट प्रॉफिट दिया होगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट में से हमें वो कंसिडर करना है। वो जो प्रॉफिट आएगा बेटा उसमें फिर ऐड कर देने वो सारे एक्सपेंसेस जो एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउबल नहीं है। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट अलाउबल, यानी वो एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किए हुए हैं, डेबिट किए हुए हैं, बट एज पर इनकम टैक्स वो अलाउबल नहीं है। उन सभी एक्सपेंसेस को क्या कर देना है, नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, जिसमें से अगर कुछ एग्जांपल लें जैसे डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, इनकम टैक्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40A डबल आई 40A IA, एक्सपेंडिचर एज पर 40A सब सेक्शन 2। तो ये सारे एक्सपेंसेस हम जब क्लास करेंगे तो उसमें डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट उसके बाद बेटा हम उन एक्सपेंडिचर को अलाउ कर देंगे जो एज पर इनकम टैक्स अलाउबल है, भले ही वो एक्सपेंसेस डेबिट किए हों पीएनएल अकाउंट में या ना किए हों। लेस एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कुछ एग्जांपल ने, डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% जो मिल जाया करता है कुछ केसेस में। डिडक्शन 15% ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी। वेटेज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 जब हम पढ़ेंगे, 35 AD की डिडक्शंस वो हम पढ़ेंगे। Less income credited in statement of profit and loss account but not taxable or taxable under any other head। अब वो बात कर रहा है उस इनकम को रिड्यूस कर दीजिए। कौन सी इनकम को, जिस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, यानी एग्जम्प्ट इनकम है, उस इनकम को आप रिड्यूस कर दीजिए, हटा दीजिए अपने नेट प्रॉफिट में से जो आपने कंसिडर किया है एज पर पीएनएल अकाउंट। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, कैपिटल गेन्स का कोई प्रॉफिट है, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट मिल रहा है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज या इनकम टैक्स रिफंड, गिफ्ट है। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में इस चैप्टर में। नेक्स्ट इज एड डीम्ड इनकम। अब वो सारी इनकम जो इनकम मान ली गई है, भले ही वो इनकम नहीं है लेकिन उसे मान लिया गया है, तो उस डीम्ड इनकम को भी ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे बैड डेट हुए सेक्शन 41 सब सेक्शन 4 के, या कोई रेमिशन या सेसेशन है ट्रेडिंग लायबिलिटी का 41(1) की, तो उन सभी इनकम को हमें ऐड कर देना है। और लास्ट में जो हमारा प्रॉफिट निकल के आएगा बेटा वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है बेटा, तो ये हमारा परफॉर्मा है जिसके अकॉर्डिंग हमें पूरा पीजीबीपी चैप्टर करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या होता है बिजनेस और क्या होता है प्रोफेशन, जरा उसे एक बार समझ लेते हैं। तो समझते हैं बेटा बिजनेस और प्रोफेशन में डिफरेंस। जो मेन हमारा ये चैप्टर है बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम को इंक्लूड ही करता है, उस पर टैक्स लगाता है। तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशन आती है वो हमारे दिमाग में आती है बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन को समझते हैं। देखिए बिजनेस को जो डिफाइन किया है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 ने डिफाइन किया है, और वो बोलता है इंक्लूड एनी ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर और एनी एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। देखिए बात कर रहा है किसी भी तरह के ट्रेड को, कॉमर्स को या मैन्युफैक्चर को या एडवेंचर को वो इंक्लूड कर रहा है बिजनेस के डेफिनेशन में। किस नेचर का होना चाहिए वो, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर का होना चाहिए। बेसिकली जो पेक्यूलरी ट्रांजेक्शन है उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है बिजनेस के डेफिनेशन में। तो याद करो बेटा जब जीएसटी में हमने बिजनेस के डेफिनेशन में पढ़ा था वहां पर पेक्यूनरी प्लस नॉन पेक्यूनरी डेफिनेशन भी वहां पर कवर हो जाती थी, लेकिन यहां पर जो बिजनेस की डेफिनेशन है वो सिर्फ पेक्यूनरी ट्रांजैक्शंस को ही
कवर करती है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन। जो हमारा एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें प्रोफेशन को डिफाइन नहीं किया गया है। प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग सम डिग्री ऑफ लर्निंग। यानी प्रोफेशन का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशन का मतलब है कि एक ऑक्यूपेशन करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत आपको पड़ती है, तो उस ऑक्यूपेशन को क्या बोला जाता है? प्रोफेशन। साथ में सेक्शन 2 सब सेक्शन 36 क्या बोलता है? वो बोलता है कि जो प्रोफेशन है उसमें इंक्लूड किया जाएगा वोकेशन एज वेल। वोकेशन क्या होता है बेटा? वोकेशन सिंपल होता है जिसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये सब क्या है? ये वोकेशन है, ठीक है। लेकिन इन्हें हॉबी के साथ कंफ्यूज मत करना। अगर किसी पर्सन की ये हॉबी है तो आप उसे प्रोफेशन नहीं मानेंगे, ठीक है। प्रोफेशन कब होगा? जब वो पेक्यूनियरी ट्रांजैक्शन कर रहा है अपनी इन एक्टिविटीज से, ठीक है। Thus, a painter, sculptor, an author, an writer, a lawyer, a doctor, an architect, even an astrologer, ये क्या कहलाएंगे पर्सन? ये कहलाएंगे कि ये प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं, बिजनेस कैरी नहीं कर रहे, ठीक है। इट इज नॉट मटेरियल वेदर पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन और वोकेशन, सिंस फॉर पर्पस ऑफ असेसमेंट प्रॉफिट फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेज आर ट्रीटेड एंड टैक्स लाइक। टैक्स पर्पस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये मैटर नहीं करता कि वो पर्सन बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है या वोकेशन कर रहा है। जब इनकम टैक्स लगेगा तो इसी चैप्टर में लगेगा। चैप्टर जो है इन्हें कोई बाइफिकेशन नहीं करता है, टैक्स पर्पस के लिए इन्हें एक ही माना जाता है। नेक्स्ट, business necessarily means a continuous exercise of an activity. Nevertheless, profit from a single venture in the nature of trade may also be treated as business. तो लास्ट पॉइंट में क्या बता रहा है बेटा? business necessarily means a continuous exercise. continuous exercise होनी चाहिए एक्टिविटीज की, भले ही सिंगल वेंचर से प्रॉफिट आ रहा हो लेकिन कंटिन्यूअस एक्सरसाइज होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट ये बोलता है। मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, आप समझते हैं मीनिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स इन कैश और इन काइंड, जो प्रॉफिट होते हैं बेटा कैश में हो या काइंड में हो, उन्हें भी कंसीडर किया जाता है। दोनों प्रॉफिट्स को इंक्लूड किया जाता है। जो काइंड होता है उसकी कैश इक्विवेलेंट वैल्यू देखी जाती है और उस इनकम को कंसीडर कर लिया जाता है पीजीपी में। नेक्स्ट, कैपिटल रिसीट्स। यूजुअली हमने बात की थी कि कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होता, तो यहां पर भी कैपिटल रिसीट जो होती है इस हेड में जनरली टैक्सेबल नहीं होती। वॉलंटरी रिसीट्स। वॉलंटरी रिसिप्ट क्या होती है बेटा? वॉलंटरी रिसिप्ट होती है कोई पर्सन विदाउट एनी ऑब्लिगेशन किसी अनदर पर्सन को क्या करता है? पेमेंट कर देता है। तो जो पर्सन रिसीव कर रहा है उस वॉलंटरी रिसीट को, उसके हैंड में वो टैक्सेबल हो जाती है। इन केस अगर पर्सन रिसीव कर रहा है उसे अपने बिजनेस या प्रोफेशन में, तो उस पर्सन के हैंड में पीजीबीपी में वो टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ द गेन्स ऑफ ट्रेड इज इमटेरियल। फोर्थ पॉइंट में बात करता है कि जो भी गेन हो रहा है असेसी, उसकी एप्लीकेशन वो क्या करता है, ये रेलिवेंट नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी चैप्टर। उस गेन को वो यूटिलाइज करता है बेटा बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी बाय अ पब्लिक बॉडी, तो फिर भी वो टैक्सेबल हो जाएगा। एप्लीकेशन का कोई रेलिवेंस नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, लीगलिटी ऑफ इनकम। बिजनेस अगर लीगल है बेटा तब भी टैक्सेबल होगा, इलीगल है तब भी उसके प्रॉफिट जो है वो यहां पर टैक्सेबल होंगे पीजीबीपी चैप्टर में। इलीगल बिजनेस होने से या प्रोफेशन या वोकेशन होने से एग्जम्प्ट नहीं हो जाते प्रॉफिट टैक्स से, ये बात करता है फिफ्थ पॉइंट। द रेवेन्यू इज नॉट कंसर्न विद द टेंट ऑफ इलीगैलिटी इन द इनकम और इट्स सोर्स। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम डिस्टिंक्ट बिजनेस। अगर एक एसएससी के डिस्टिंक्ट बिजनेस है, डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट है, तो बेटा जितना भी प्रॉफिट निकल रहा है उन डिस्टिंक्ट बिजनेस का सबको कंप्यूट किया जाएगा, सेपरेटली कंप्यूट किया जाएगा। बट जब टैक्स हम लगाएंगे अंडर द हेड पीजीबीपी, उन सबको एग्रीगेट कर लेंगे और जो भी एग्रीगेट इनकम आएंगी, जो भी एग्रीगेट प्रॉफिट्स आएंगे, उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। सेवंथ, कंप्यूटेशंस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को कैसे कंप्यूट किया जाएगा? तो बेटा जो प्रॉफिट कंप्यूट किए जाएंगे इस चैप्टर में, वो कंप्यूट किए जाएंगे आफ्टर डिडक्टिंग द लॉस एंड एक्सपेंसेस। जो लॉस और एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उन प्रॉफिट्स को कमाने के लिए उन्हें रिड्यूस कर दिया जाएगा उन प्रॉफिट्स में से, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली है कि अनलेस अगर एक्ट ने उन्हें डिसअलाउ किया हुआ है स्पेसिफिकली, वो एक्सपेंसेस या लॉसेस फिर डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ अकाउंटिंग। मेथड ऑफ अकाउंटिंग की बात करता है तो अंडर सेक्शन 145 सबसेक्शन 1, सेक्शन 145 सबसेक्शन 1 डिफाइन करता है कि जो प्रॉफिट ऑन गेन्स होंगे बिजनेस और प्रोफेशन के और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले, तो उस केस में क्या होगा, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या रहने वाला है। लॉ ने बताया कि ईदर द कैश और मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय एसएससी। कैश सिस्टम भी हो सकता है, मर्केंटाइल सिस्टम भी हो सकता है, बट दोनों में से जो सिस्टम होगा वो रेगुलरली एम्प्लॉयड किया जाएगा एसएससी के द्वारा। ऐसा नहीं करता वो कभी कैश सिस्टम अडॉप्ट कर लेता है, कभी मर्केंटाइल सिस्टम अडॉप्ट करता है, ऐसा नहीं, एक सिस्टम फॉलो करेगा, इधर कैश या मर्केंटाइल, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट,
सेक्शन 145 भी डिफाइन करता है कि जो कुछ इनकम होगी वो टैक्सेबल होगी इन द फॉलोइंग मैनर होगी। बात करता है वो इंटरेस्ट रिसीव बाय एन एसएससी ऑन कंपनसेशन और on enhanced compensation shall be deemed to be the income of the year in which it is received। जो इंटरेस्ट मिल रहा है एसएससी को कंपनसेशन पर या फिर एनहांस कंपनसेशन पर, तो ये जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा बेटा, ये कब टैक्सेबल होगा? जिस ईयर में इंटरेस्ट रिसीव हुआ। हम ऑलरेडी इसे डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ये जो इनकम टैक्सेबल होती है कहां टैक्सेबल होती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इनकम रेफर टू इन सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 क्लोज 18। ये इनकम की डेफिनेशन की बात कर रहा है यहां पर कि अगर इनकम की डेफिनेशन में ये पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, कौन से? असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक, वेवर और कंसेशन और रीइंबर्समेंट, ये जितना भी मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है या स्टेट गवर्नमेंट से या किसी भी अथॉरिटी से या बॉडी से, एजेंसी से, कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है एसएससी को, तो ये डीम टू बी इनकम हो जाएगी किस प्रीवियस ईयर की? जिस प्रीवियस ईयर में ये इनकम एसएससी को रिसीव हुई है। ठीक है, लेकिन लॉ इसकी एक एग्जम्पशन की बात करता है, इन केस ये इनकम जो है ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुकी है अर्लियर प्रीवियस ईयर में, तो फिर ये टैक्सेबल नहीं होगी बेटा उस प्रीवियस ईयर में जिसमें ये रिसीव हो रही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 145 सबसेक्शन 2 ये डिफाइन करता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को। इस सेक्शन में डिफाइन किया गया बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आईसीडीएस को नोटिफाई कर सके। बेसिकली आईसीडीएस होते क्या है बेटा? आईसीडीएस जो होते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये 10 स्टैंडर्ड्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। इनके अकॉर्डिंग ये बेटा क्या किया जाता है? एसएससी की जो पीजीबीपी की इनकम होती है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से इनकम होती है वो कंप्यूट की जाती है। ठीक है, और ये हर एसएससी को फॉलो करने होते हैं, बट इसकी एक्सेप्शन है जो इंडिविजुअल और एचयूएफ एसएससी जिसके प्रीवियस ईयर में अकाउंट्स ऑडिट नहीं हुए हैं एज पर सेक्शन 44AB, उस एसएससी को ये आईसीडीएस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज जितने भी एसएससी हैं जो अपनी इनकम कंप्यूट कर रहे हैं अंडर द हेड पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उन्हें ये फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आईसीडीएस बेटा असेसमेंट ईयर 2017-18 से एप्लीकेबल हो गए, तो 10 आईसीडीएस ये हैं। आईसीडीएस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आईसीडीएस दिए हुए हैं। ये जितने भी आईसीडीएस है बेसिकली इंटरमीडिएट लेवल पर इन आईसीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलिए नेक्स्ट, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड। अब बात करता है पीजीबीपी हेड में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो कौन कौन सी होगी। बेसिकली सेक्शन 28 डिफाइन करता है इसे, और सेक्शन 28 जो है यानी क्या हुआ, ये है हमारा चार्जिंग सेक्शन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, दैट इज पीजीबीपी। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जो इनकम आ रही है बिजनेस या प्रोफेशन से वो टैक्सेबल होती है। सिंपल फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो एक एसएससी है वो अपना बिजनेस या प्रोफेशन कैरी कर रहा है तो उसे होने वाली प्रीवियस ईयर की इनकम वो टैक्सेबल कहां होगी? पीजीबीपी में। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय। अब कोई पर्सन है जो क्या करता है? मैनेज करता है। किसे मैनेज करता है? अफेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और अफेयर्स इन इंडिया ऑफ एनी अदर कंपनी। अब वो इंडियन कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहा है या इंडिया में किसी कंपनी के अफेयर्स मैनेज कर रहा है, उस पर्सन को क्या मिलता है बेटा? उस पर्सन को मिलती है कंपनसेशन या अदर पेमेंट। कंपनसेशन कब मिलती है? जब उसका टर्मिनेशन हो रहा है। अदर पेमेंट क्या है? टर्मिनेशन नहीं हो रहा, सिंपल उसे पेमेंट दी जा रही है। तो उस केस में क्या होता है बेटा? वो जो इनकम आएगी उसके हैंड में वो कहां टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, नेक्स्ट बी पॉइंट, any person holding an agency in India for any part of activities relating to the business of any other person। अब एक पर्सन है जिसने किसी दूसरे पर्सन की एजेंसी होल्ड की हुई है इंडिया में, तो वो जो पर्सन है जिसने एजेंसी होल्ड की है अनदर पर्सन की, उसे होने वाली इनकम वो कहां टैक्सेबल होगी बेटा? पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी। उसे जितनी भी कंपनसेशन मिलेगी या पेमेंट मिलेगी वो कहां टैक्सेबल होगी बेटा? वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। ये बी पॉइंट बात करता है। नेक्स्ट, एनी पर्सन in connection with the vesting in the government or in any corporation owned or controlled by government under any law for the time being in force of the management of any property or business। अब बात करता है वो कि कोई पर्सन है जो मैनेज कर रहा है कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस, किसका? गवर्नमेंट कंपनी का या कॉर्पोरेशन का या एस्टेब्लिशमेंट का। जो उस पर्सन को इनकम हो रही है वो कहां टैक्सेबल होगी? वो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। चलिए नेक्स्ट, डी पॉइंट, एनी पर्सन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड or in connection with the termination or modification of the terms and connection of any contract relating to his business। अब एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन कर रहा है, और मॉडिफिकेशन करने पर उसे कोई कंपनसेशन मिल रही है, कोई पेमेंट मिल रही है, तो बेटा ये कहां टैक्सेबल होगी? ये टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, समझ आ गया? तो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है वो क्या बता रहे कि कोई भी अगर कंपनसेशन मिल रही है, अदर पेमेंट हो रही है, रिसीव या ड्यू,
और वो पर्सन क्या कर रहा है, यूजुअली वो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन में है, तो जितना भी बिजनेस या प्रोफेशन में उसे मिल रहा है वो कहां टैक्सेबल होगा, अंडर द हेड पीजीबीपी में। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट बात करता है इनकम फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म्ड फॉर इट्स मेंबर बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और बिजनेसेस। नेक्स्ट अब वो बात करता है कि अगर कोई ट्रेड एसोसिएशन है या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है या म्यूचुअल एसोसिएशन है, तो उस केस में वो क्या करते हैं, कोई स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म कर रहे हैं अपने मेंबर्स के लिए। म्यूचुअल एसोसिएशन है बेटा, उनके हैंड में ये इनकम जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। इस बात के वो बारे में बात करता है। बेसिकली बेटा ये एक्सेप्शन है म्यूचुअल एसोसिएशन की। यूजुअली क्या होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन की जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट हो जाया करती है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अगर वो स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म करते हैं अपने मेंबर के लिए तो उस केस में ये टैक्सेबल हो जाएंगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ है इंसेंटिव रिसीव्ड और रिसीव्ड बाय एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस। एसएससी क्या करते हैं, एक्सपोर्ट बिजनेस करता है, अब उसे इंसेंटिव रिसीव हो रहे हैं। तो ए पॉइंट इसमें है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट। अब इस केस में क्या है बेटा, ये क्या एसएससी के पास एक लाइसेंस है, लाइसेंस कैसा, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का। अब उस लाइसेंस को वो कर देता है सेल, तो उस लाइसेंस को सेल करने के बाद जितनी भी उसे इनकम रिसीव हुई वो कहां टैक्सेबल हो जाएगी, पीजीबीपी में। ये बात करता है ए पॉइंट। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई कैश असिस्टेंस रिसीव हो रहा है एसएससी को, कब रिसीव हो रहा है, जब वो एक्सपोर्ट करता है, कोई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके तहत वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, और बदले में उसे कोई कैश असिस्टेंस मिल रही है, तो ये जो कैश असिस्टेंस है ये कहां टैक्सेबल होगी, अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है बेटा, सी पॉइंट। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज रीपेड और रीपेबल एज ड्रॉबैक। अगर कस्टम ड्यूटी का या एक्साइज का क्या मिल रहा है, ड्रॉबैक मिल रहा है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, तो ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है ये भी टैक्सेबल कहां होगा, पीजीबीपी। प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम और ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट। अब एसएससी क्या कर रहा है, डी पॉइंट में बेटा ट्रांसफर कर रहा है डीईपीबी स्कीम के थ्रू, डीईपीबी स्कीम में ट्रांसफर कर रहा है, या वो ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट उसके पास कोई सर्टिफिकेट है, इन्हें ट्रांसफर कर रहा है किसी दूसरे पर्सन को, तो उस केस में जितना भी ट्रांसफर पे प्रॉफिट मिला वो क्या हो जाएगा बेटा, वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट ऑफ परक्यूजिट। ये डिफाइन करता है कि अगर कोई भी बेनिफिट हो रहा है या परक्यूजिट मिल रहा है एसएससी को बिजनेस में या प्रोफेशन में, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, जितना भी वैल्यू और बेनिफिट है वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। 6 पॉइंट, सम ड्यू टू और रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ ए फर्म। तो बेटा इस पॉइंट में क्या बताते हैं वो, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ड्यू टू और रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ ए फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम्ड टू द इनकम फ्रॉम बिजनेस। देखिए अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, बोनस या कमीशन या रेम्युनरेशन मिल रहा है, किसे मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है एक फर्म के, तो पार्टनर जो है उसके हैंड में वो क्या इनकम मान ली जाएगी, डीम टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है बेटा, जब हम पढ़ेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो वहां पे हम देखेंगे कि एक सेक्शन आता है 40B जो डिफाइन करता है कि 40B के अकॉर्डिंग अगर इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस या कमीशन या रेम्युनरेशन मिल रही है पार्टनर को, तो उस केस में जितना भी रेम्युनरेशन या इंटरेस्ट या सैलरी जो भी मिल रहा है, तो उस केस में 40B के अकॉर्डिंग जितना भी मिला वो क्या हो जाता है, फॉर्म के हैंड में वो एक्सपेंस हो जाता है डिडक्ट। ठीक है, और जितनी भी उसे सैलरी या बोनस, कमीशन पार्टनर को मिल रहा है उसके हैंड में वो टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, इनकेस 40B की लिमिट को एक्सीड करके किसी पार्टनर को मिल रही है सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस या कमीशन या रेम्युनरेशन, तो उस केस में फर्म उस पर टैक्स देती है, पार्टनर के हाथ में वो टैक्सेबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पे ध्यान देना, जब हम पढ़ रहे थे सेक्शन 10, याद है सेक्शन 10 एग्जम्पशन, वहां पर क्या एग्जाम्प्ट हो रहा था, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। जो टोटल इनकम है उसमें पार्टनर का जितना भी शेयर है प्रॉफिट का वो एग्जाम्प्ट होता है बेटा, आज भी एग्जाम्प्ट है। सेक्शन 10(2)(a) क्या बोलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। और यहां क्या हो रहा है, अगर कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन मिल रही है पार्टनर को, वो टैक्सेबल की जा रही है इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। ठीक है बेटा, समझ आ गया। सेक्शन 10(2)(a) क्या करता है, एग्जाम्प्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट। और सेक्शन 28 किसे इनकम मान रहा है, जो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या रेम्युनरेशन मिल रही है पार्टनर को फर्म के थ्रू एज पर सेक्शन 40B उसे टैक्सेबल कर रहा है, वो इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बोलता है सपोज अ फर्म पेज इंटरेस्ट टू पार्टनर 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, लेकिन अलाउबल रेट कितना है 12%। तो उस केस में ये जो एक्सेस 8% मिल रहा है पार्टनर को वो डिसअलाउ हो जाएगा किसके हैंड में, फर्म के हैंड में। फर्म के हैंड में डिसअलाउ हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्म जो है अब उस पर टैक्स देगी और पार्टनर के हेड में वो क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट। पार्टनर के हेड में वो टैक्सेबल नहीं होगा। सिंस द एक्सेस इंटरेस्ट हैज सफर्ड टैक्स इन द हैंड्स ऑफ फर्म, सेम विल नॉट बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर। समझ आ गया बेटा। चलिए नेक्स्ट
एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट। अब कोई सम मिल रहा है, कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है, लेकिन एक एग्रीमेंट में। कैसे एग्रीमेंट में? नॉन कम्पीट एग्रीमेंट में। तो देखिए बेटा क्या बोलते हैं वो, फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन। अब नॉन कम्पीट एग्रीमेंट किया एसएससी ने और बदले में उसे क्या मिल रहा है? कोई सम मिल रहा है, कैश में मिल रहा है या काइंड में मिल रहा है। तो लॉ बोलता है कि वो जितना भी सम मिला वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। नेक्स्ट वो बात करता है फॉर नॉट शेयरिंग any know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee or any other business or commercial right of similar nature or information or technique likely to assist in the manufacture or processing of goods or provision of service। अब वो क्या करते हैं? for not sharing, शेयर नहीं करना। एसएससी क्या कर रहा है? शेयर नहीं कर रहा, अपना नो हाउ नहीं कर रहा, पेटेंट नहीं कर रहा, कॉपीराइट नहीं कर रहा, ट्रेडमार्क नहीं कर रहा, लाइसेंस या फ्रेंचाइजी नहीं कर रहा। उसके बदले में उसे क्या मिल रही है? पेमेंट मिल रही है, कोई सम मिल रहा है। तो ये भी कहां टैक्सेबल हो जाएगा बेटा? ये भी टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। लेकिन बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। इस केस में वो बोलता है फॉलोइंग सम्स रिसीव्ड और रिसीवेबल वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। ये जो सम है दो तरह के उन्होंने डिफाइन किए, वो पीजीबीपी पे टैक्सेबल नहीं होंगे। अगर कोई एसएससी ट्रांसफर कर रहा है किसका? राइट टू मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, और राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, तो उस केस में क्या होगा? ये टैक्सेबल नहीं होगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ये कहां टैक्सेबल हो जाएगा? ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब हम पढ़ेंगे कैपिटल गेन चैप्टर वहां पे मैं आपको फिर से लिंक कराऊंगा इसे। दूसरा वो बोलते हैं एनी सम रिसीव्ड और कंपनसेशन फ्रॉम मल्टीलेटरल फंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर विद द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली क्लोज डबल आई में वो बात करते हैं कि यूएन एनवायरनमेंट का कोई प्रोग्राम था, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? एक एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड किया गया बेटा? जो भी सब्सटेंस है जो ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहे हैं, उसे खराब कर रहे हैं, वो सब्सटेंसेस जो है वो यूज नहीं होने चाहिए। तो उस केस में बताया जा रहा है कि अगर कोई कंपनसेशन मिल रही है या सम रिसीव हो रहा है, कहां से? मल्टीलेटरल फंड से, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस पर बना हुआ था। तो उस केस में जितने भी ये कंपनसेशन या सम रिसीव हो रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे अंडर द हेड पीजीबीपी। चलिए नेक्स्ट कुछ मीनिंग दिए गए। इसके पहले उन्होंने डिफाइन किया अग्रीमेंट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और understanding or action in concerned whether or not such arrangement understanding action is in formal or writing, भले वो अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग राइटिंग में हो या ना हो। नेक्स्ट, वेदर और नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स, भले ही वो जो अरेंजमेंट या अंडरस्टैंडिंग है या एक्शन है वो एनफोर्सेबल हो लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू या ना हो। ठीक है बेटे, चलिए अब नेक्स्ट उन्होंने सर्विस को बताया कि सर्विस का मतलब क्या है। तो सर्विस को वो डिफाइन करते हैं, सर्विस ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है, विच इज मेड अवेलेबल टू पोटेंशियल यूजर्स एंड इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ सर्विस इन कनेक्शन विद बिजनेस ऑफ एनी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल नेचर। यानी वो बात करते हैं किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है जो यूजर्स को, जो पोटेंशियल यूजर्स है उन्हें अवेलेबल किया जाए, और साथ में वो इंक्लूड करती है उन सर्विसेज को जो बिजनेस से रिलेटेड है या फिर किसी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल या अकाउंटिंग या बैंकिंग या कम्युनिकेशन या न्यूज या इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, एडवर्टाइजिंग या एंटरटेनमेंट या अम्यूजमेंट, एजुकेशन, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, इन सब के लिए भी वो इंक्लूड कर रही हैं सर्विस की डेफिनेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एनी सम रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई सम रिसीव कर रहा है एसएससी, तो वो सम भी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन इट्स कन्वर्जन एज कैपिटल एसेट, इसे जो कवर किया गया है ये कैपिटल गेन चैप्टर में कवर किया गया है। यहां वो बात करते हैं कि अगर कोई इन्वेंट्री है उसे कैपिटल एसेट में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। ठीक है बेटा, ये वो बात करते हैं। नेक्स्ट, सम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 35AD। 35AD जब हम पढ़ेंगे बेटा वहां से और अच्छे से डीप में समझ लेंगे। यहां पे सिंपल उन्होंने बोला कि अगर कोई कैपिटल एसेट थी जो 35AD में यूज की गई, उसकी डिडक्शन ले ली गई 35AD में, बाद में आप क्या कर रहे हैं? उसे डिमोलिश कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में उस एसेट को जब बेचा जाएगा तो उससे होने वाली इनकम क्या कर ली जाएगी? टैक्सेबल कर दी जाएगी अंडर द हेड पीजीबीपी। समझ आ गया बेटा इतना? तो बेसिकली सेक्शन 28 कराने के बाद मैं आपका एक माइंडसेट तैयार कराना चाहता हूं। आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पीजीबीपी चैप्टर करेंगे तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे। पहला, आप अपने आप को एक बिजनेसमैन ट्रीट करेंगे कि आप एक बिजनेसमैन हैं। दूसरा, आपके माइंड में आना चाहिए
पीएनएल अकाउंट, जो आप पढ़ते हैं अकाउंट्स में, वो पीएनएल अकाउंट आपके माइंड में तैयार रहना चाहिए। डेबिट साइड में क्या होता है पीएनएल अकाउंट के? सारे एक्सपेंसेस होते हैं। क्रेडिट साइड में क्या होता है? इनकम होती है। तो ये पीएनएल अकाउंट आपको ध्यान होना चाहिए। जितना भी हमारा पीजीबीपी चैप्टर है वो बेस्ड है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर। जैसे कि मैंने आपको प्रोफार्मा दिखाया, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट ले लिया गया और फिर उसमें इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस जो अलाउड हैं वो लेस कर दिए गए, और जो डिसअलाउड है, जो एक्सपेंसेस अलाउड नहीं करता इनकम टैक्स एक्ट, उन्हें ऐड कर दिया गया दोबारा। ठीक है, तो इन दोनों बातों का ध्यान रखिए बेटा। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट इज स्पेक्यूलेशन बिजनेस। स्पेक्यूलेशन बिजनेस जो है बेटा वो डिस्टिंक्ट बिजनेस माना जाता है असेसी का। क्यों माना जाता है? क्योंकि जब हम पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, वो सेक्शन 73 वहां पर बात करता है कि जो भी स्पेक्यूलेशन बिजनेस के लॉसेस होंगे उनका जो सेट ऑफ है या कैरी फॉरवर्ड है वो स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ही होगा। उसका आप नॉन स्पेक्यूलेशन बिजनेस के साथ सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए जो स्पेक्यूलेशन बिजनेस होता है वो असेसी को डिस्टिंक्ट बिजनेस ट्रीट किया जाता है। आप समझते हैं कि स्पेक्यूलेशन बिजनेस होता क्या है, तो समझिए स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी लॉ ने कि स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन क्या होती है। सबसे पहले speculative transaction means a transaction in which a contract for the purchase or sale of any commodity including stocks, shares is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity or scrip। यानी स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बनता है किसका? परचेज और सेल का, और किसका? किसी भी कॉमोडिटी का, या उसमें स्टॉक भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं। लेकिन उसमें मेजर डिफरेंस क्या है? ये जो सेटल होती है ट्रांजैक्शन, ये कैसे सेटल होती है? अदरवाइज देन बाय एक्चुअल डिलीवरी और ट्रांसफर। इनकी ना ही एक्चुअल डिलीवरी होती है ना ही ट्रांसफर होता है, उसे छोड़ के ये सेटल्ड हो जाया करती हैं। ठीक है, दूसरा लॉ बोलता है कि अगर कोई पार्ट है बिजनेस का, कंपनी का, जो क्या करती है? परचेज और सेल ऑफ शेयर्स अदर कंपनीज के, तो उस केस में जो भी ये बिजनेस कर रही है कंपनी, वो क्या हो जाएगा? डीम टू बी कैरिंग अ स्पेक्यूलेशन बिजनेस। कंपनी को क्या मान लिया जाएगा? ये कंपनी क्या कर रही है? स्पेक्यूलेशन बिजनेस कर रही है। देखिए, अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कंपनी है, उसकी टोटल इनकम है 100 करोड़। अब ये जो 100 करोड़ रिसीव हुई है कंपनी को, उसका 80% जो है कंपनी का नॉर्मल ट्रेडिंग बिजनेस है, वहां से रिसीव करती है। 20% जो ये रिसीव हुआ है कंपनी को, वो क्या करती है? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन करती है, या दूसरी कंपनी के शेयर में क्या करती है? वो सेल और परचेज करती है। तो उस केस में लॉ बोलता है कि ये जो 20% की जो इनकम है ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस होगा। ठीक है, ये वो बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे वो डिफाइन करते हैं कि ये जो डीमिंग प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे फॉलोइंग कंपनीज पर। कौन कौन सी कंपनी पर? फर्स्ट, एक कंपनी जिसकी ग्रोस टोटल इनकम कंसीडर करती है, इनकम कौन सी? अंडर द हेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी वो कंपनी जिसकी मेनली इनकम कहां से आ रही हो? या तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज से आ रही हो, या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या कैपिटल गेन, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो हम ये नहीं मानेंगे कि वो स्पेक्यूलेशन बिजनेस कर रही है। नेक्स्ट, A company the principal business of which is, एक कंपनी जिसका प्रिंसिपल बिजनेस ही है, क्या है? बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। तो उस केस में भी ये जो बिजनेस कंपनी कर रही है, बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग, बिजनेस ऑफ बैंकिंग, ग्रांटिंग ऑफ लोन एडवांसेस, ये स्पेक्यूलेशन बिजनेस नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा। If these companies carrying on the business of purchase and sale of shares of other companies, they would not be deemed to be carrying on speculation business. Explanation to section 73. Section 73 की explanation बनाती है कि अगर ये कंपनी जिनके बारे में बात की गई है, ये क्या करती है? बिजनेस करती है परचेज या सेल का शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, तो उस केस में ये कंपनीज नहीं मानी जाएंगी कि ये क्या है? कैरिंग ऑन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ठीक है बेटा। चलिए अब बात करते हैं उन ट्रांजैक्शन की जो स्पेक्यूलेशन नहीं मानी जाती। फर्स्ट इज हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल मर्चेंडाइज। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर कर रहा है, हेजिंग कर रहा है किस रेस्पेक्ट में? अपने रॉ मटेरियल्स के केस या मर्चेंडाइज के केस में। तो जितना भी हेजिंग वो कर रहा है बेटा, वो क्या माना जाएगा? वो स्पेक्यूलेशन ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक एंड शेयर्स। अब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है किस रेस्पेक्ट में? स्टॉक एंड शेयर्स के रेस्पेक्ट में। एंटर्ड इनटू बाय डीलर और इन्वेस्टर देयरइन टू गार्ड अगेंस्ट लॉसेस इन होल्डिंग्स ऑफ स्टॉक एंड शेयर थ्रू प्राइस फ्लक्चुएशन। उस केस में भी ये हैजिंग कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा? स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट कौन कर रहा है बेटा? मेंबर कर रहा है, मेंबर ऑफ फॉरवर्ड मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट का कोई मेंबर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? टू गार्ड अगेंस्ट एनी लॉस विच में अराइज इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस एज ए मेंबर। तो उस केस में भी ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेक्यूलेशन बिजनेस नहीं होगा। ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव। देखिए अगर कोई ट्रेडिंग हो रही है डेरिवेटिव में,
रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या हो जाएगा, ये भी स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट वो डिफाइन करते हैं बेटा एलिजिबल ट्रांजैक्शन को, कि एलिजिबल ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो उन्होंने बोला कि कोई भी ट्रांजैक्शन, एनी ट्रांजैक्शन carried out electronically or in screen based system through a stock broker or sub broker or such other intermediary registered under the section 12 of the SEBI Act। बात करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैरी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है या स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के थ्रू कैरी हो रही है, कर कौन रहा है, स्टॉक ब्रोकर कर रहा है या सब ब्रोकर कर रहा है, जो कि रजिस्टर्ड है कहां पर, सेबी एक्ट में सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो रही है ये किसके अकॉर्डिंग हो रही है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 के जो रेगुलेशंस बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, सेबी एक्ट 92 है उसके अकॉर्डिंग हो रही है, डिपॉजिटरी एक्ट है 96 का उसके अकॉर्डिंग हो रही है। तो बेसिकली वो बात करते हैं कोई भी ट्रांजैक्शन होती है अगर सेबी एक्ट के अकॉर्डिंग या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग या डिपॉजिटरी एक्ट के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के थ्रू हो रही है, एक स्टॉक ब्रोकर और सब ब्रोकर के थ्रू, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, एलिजिबल ट्रांजैक्शन है। यानी ये वो ट्रांजैक्शन है जिसे हम कंसीडर करते हैं कि वो नॉन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन है। ठीक है, बात करते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन की, एनी ट्रांजैक्शन which is supported by a time stamped contract note issued by such stock broker or client broker or sub broker or such other intermediary to every client indicating in the contract note। देखिए पहली जो ट्रांजैक्शन थी उसमें वो बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिकली और स्क्रीन बेस्ड होने की, अब जो ट्रांजैक्शन वो बात कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिकली या स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के थ्रू नहीं हो रही, ये फिजिकल फॉर्म में हो रही है, उसे उन्होंने कवर किया है। दोनों केसेस में ये क्या है, एलिजिबल ट्रांजैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट बात करता है ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स। एन एलिजिबल ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन कमोडिटी डेरिवेटिव्स कैरिड आउट इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज व्हिच इज चार्जेबल टू कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स अंडर चैप्टर 7 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2013। अब हम बात कर रहे हैं बेटे अगर कोई कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसमें ट्रांजैक्शन हो रही है, उसमें कोई एलिजिबल ट्रांजैक्शन हो रही है और उस पे क्या है, सीटीटी कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया गया है, तो हम उससे होने वाली जो इनकम है वो स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी, वो ये बात करते हैं। नेक्स्ट, हाउएवर द रिक्वायरमेंट ऑफ चार्जेबिलिटी ऑफ कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स फ्रॉम असेसमेंट ईयर 1920। अब वो बोलते हैं कि जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उसके केस में क्या है, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो भले ही एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स हैं उन पर सीटीटी पे नहीं किया गया है, फिर भी ये ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ये ट्रांजैक्शन मानी जाएगी नॉन स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो बात करें बेटा क्रक्स की समराइज वे में कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन है जो स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो सबसे पहली हमारी कौन सी है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट। हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल हो, मर्चेंडाइज हो, शेयर्स हो या सिक्योरिटीज हो, तो वो क्या होती है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं होती। दूसरी बात करें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो भी हमारे स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं होते। बात करें डेरिवेटिव्स की, तो जो एलिजिबल ट्रांजैक्शन हो रही है डेरिवेटिव्स की इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो वो क्या है, वो भी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स जिनके ऊपर सीटीटी कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया गया है, तो वो भी क्या हमारी स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। लेकिन इसमें बात आती है एक्सेप्शन की, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स है उनके केस में अगर सीटीटी पे नहीं है तब भी वो क्या है, स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं अपने नए सेक्शन की ओर, सेक्शन 29 जो डिफाइन करता है कि आप कंप्यूट कैसे करेंगे पीजीबीपी के प्रॉफिट्स। तो सेक्शन 29 बोलता है कि जो पीजीबीपी के प्रॉफिट्स होंगे वो कंप्यूट किए जाएंगे एज पर द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D। यानी जो सेक्शन 30 से लेके 43D में मेंशन किया हुआ है उनके प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप अपने पीजीबीपी के प्रॉफिट कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट, तो बेटा समराइज में समझें कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी क्या बात करता है। सेक्शन 37 जो हम पढ़ने वाले, सेक्शन 30 से 37 तक जो हम पढ़ेंगे वो बोलता है कि एडमिशिबल डिडक्शन जो दिए हुए हैं सेक्शन 30 से लेकर 37 तक दिए हैं। इन एडमिशिबल डिडक्शन, जो डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे वो है सेक्शन 40 में। एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। 40A के केस में क्या है, एक्सपेंसेस और पेमेंट्स है जो डिडक्टेबल नहीं है कुछ सर्कमस्टांसेस में। 41 बात करता है प्रॉफिट चार्जेबल टैक्स, यानी अब इस प्रॉफिट को क्या कर लिया जाएगा, क्रेडिट साइड में ले लिया जाएगा पीएनएल अकाउंट में, और अदर प्रोविजन। तो बेसिकली ऐसे हम कंप्यूट करने वाले हैं अपनी पीजीबीपी इनकम। 5 पार्ट में हमने डिवाइड किया है अपना पीजीबीपी चैप्टर, सेक्शन 30 टू 37, सेक्शन 40, 40A, 41 और जो हमारे बैलेंस प्रोविजन है वो अदर प्रोविजन में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एडमिशिबल डिडक्शन सेक्शन 32
37। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 30 की। रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। एक बार फिर से बोलिए, रेंट, रेट, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग, जो डिफाइन करता है सेक्शन 30। सेक्शन 30 अलाउ करता है डिडक्शन किस रेस्पेक्ट में? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग्स यूज्ड बाय एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रेमाइसेस यूज पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर अदर। इन केस एसएससी क्या कर रहा है? पार्टली यूज कर रहा है बिल्डिंग को बिजनेस के लिए और पार्टली यूज कर रहा है अदर पर्पस के लिए। तो जितने भी एक्सपेंस होंगे बेटा उस केस में प्रोपोर्शनेट कर दिए जाएंगे, और जो एक्सपेंसेस एट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस पर्पस के लिए उतना ही अलाउड कर दिया जाएगा एज डिडक्शन। नेक्स्ट, प्रेमाइसिस सबलेट। एसएससी ने क्या किया? अब प्रेमाइसिस को सबलेट कर दिया है। क्या किया? जिस बिल्डिंग में एसएससी आया था उसने रेंट पे ली हुई थी, फर्दर उसने उसे दूसरे पर्सन को रेंट पे दे दी। तो अब लॉ बोलता है कि उसे एक्सपेंस कितना अलाउड होगा? एक्सपेंस जो अलाउड होगा, जितना अमाउंट वो रेंट की पे कर रहा है माइनस जितना उसे रेंट रिकवर हो रहा है, जितना भी ये अमाउंट बचा उसकी उसे डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 30। ऑक्यूपेशन ऑफ प्रीमाइसेस बाय द एसएससी बीइंग द ओनर। आगे क्या कर रहा है? एसएससी की खुद की बिल्डिंग है। अब एसएससी क्या करता है? उस बिल्डिंग को यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। तो उस केस में लॉ बोलता है कोई भी नोशनल रेंट जो है वो अलाउड नहीं होगा अंडर दिस सेक्शन। लेकिन एक बात की जा रही है यहां पर फर्म के केस में, वेयर अ फर्म रन्स इट्स बिजनेस इन द प्रीमाइसेस ओन्ड बाय वन ऑफ इट्स पार्टनर, the rent payable to the partner will be allowable deduction to the extent it is reasonable and is not excessive। अब ये बात करता है कि एक फर्म है जो क्या कर रही है? अपने पार्टनर की बिल्डिंग में वो अपना बिजनेस करती है। तो इस केस में जो पार्टनर को रेंट दिया जा रहा है वो फर्म के हैंड में डिडक्शन उसकी मिल जाएगी, लेकिन वो रेंट जो होना चाहिए वो रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। मार्केट में सेम नेचर की बिल्डिंग का रेंट चल रहा है 10,000 पर मंथ, और जो फॉर्म्स दिखा रही है अपने बुक्स में दिखा रही है 12,000 पर मंथ, तो बेटा इसमें 10,000 की डिडक्शन मिलेगी, 2,000 की डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस। बात करते हैं रिपेयर्स की। तो लॉ बोलता है कि जो रेंट दे रहा है एसएससी, उसके अलावा इन केस बिल्डिंग पर वो रिपेयर कुछ खर्च कर रहा है तो बिल्डिंग के रिपेयर पे जो खर्च हुआ उसकी भी उसे डिडक्शन मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम रेंट, दिस सेक्शन अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ रिपेयर्स टू द बिल्डिंग इन केस वेयर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द बिल्डिंग और द एसएससी इज टेनेंट हु हैज अंडरटेकन टू बियर द कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ऑफ द प्रीमाइसेस। बात कर रहा देखिए कि रेंट के अलावा एसएससी को बिल्डिंग की क्या है? रिपेयर्स की डिडक्शन भी मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट वो बोलता है कि इन केस बिल्डिंग किसके? एसएससी ओनर है तब भी मिल जाएगी। एसएससी ओनर नहीं है, वो टेनेंट है, और टेनेंट होने के बाद वो रिपेयर करा रहा है उस बिल्डिंग की, उस प्रीमाइसेस की, तो उससे भी रिपेयर का जो एक्सपेंस है अलाउड हो जाएगा। नेक्स्ट, इवन इफ एसएससी ऑक्यूपाइज द प्रीमाइसेस अदरवाइज देन एज टेनेंट और ओनर। अब वो बात कर रहे हैं कि एसएससी ओनर भी नहीं है और टेनेंट भी नहीं है, तो उस केस में एसएससी रिपेयर पे खर्चा कराता है, तो उस केस में भी उसे रिपेयर का जो एक्सपेंस है वो अलाउड हो जाएगा। अदर देन रेंट और ऑनर क्या हो सकता है? तो लॉ बताता है जैसे लेसी हो गया, लाइसेंसी हो गया, मॉर्टगेज पे उसने ली है पोजेशन के साथ, तो उस केस में जितना भी रिपेयर्स पे एक्सपेंस हो रहा है वो अलाउड हो जाएगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 30। वो बात करती है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड एज डिडक्शन। कैपिटल नेचर की जो रिपेयर है वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी एज पर सेक्शन 30। लेकिन जैसा हम आगे पढ़ेंगे तो बेटा जो कैपिटल नेचर की डिडक्शन होगी उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा एसएससी। ठीक है, समझ आ गया? यहां पर जो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कर रहा है यहां उसकी डिडक्शन उसे नहीं मिलेगी, बट फर्दर कैपिटल नेचर पे वो क्या कर सकता है? डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है जब वो अपने पीजीबीपी कंप्यूट करेगा। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन तो वहां पे ये पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं जिसकी उसे डिडक्शन मिल जाएगी? तो लॉ बोलता है डिडक्शन आर अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंसेस बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट, म्युनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइसेस used for the purpose of business or profession, cesses, rate and taxes levied by foreign government are also allowed। अगर कोई बेटा एक्सपेंसेस जैसे लैंड रेवेन्यू, लोकल रेट, म्युनिसिपल टैक्सेस या इंश्योरेंस पे कर रहा है एसएससी अपनी बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में, या कोई सेस लग रहा है, कोई रेट लग रहा है, कोई टैक्सेस लग रहे हैं, किसके थ्रू? फॉरेन, अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है उसने भी लगाया हुआ है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये था बेटा सेक्शन 30 जो डिफाइन कर रहा था रेंट, रेट्स, रिपेयर एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 31 की जो डिफाइन करता है रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। बेसिकली देखना बेटा, अभी ध्यान देना, सेक्शन 30 में कौन से एक्सपेंसेस अलाउड किए हैं? रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलाउड किए हैं। ठीक है, सेक्शन 31 कौन से कर रहा है? सेक्शन 31 जो अलाउड कर रहा है वो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस कर रहा है। आइए, Section 31 allows deduction in respect of expenses on current repairs and insurance of machinery, plant and furniture in computing the income from business or profession। ठीक है, यूजेस ऑफ द असेट। तो बात करें असेट का क्या यूज होना चाहिए, तो लॉ बोलता है कि जो असेट है वो मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एसएससीज ऑन बिजनेस। एसएससी का जो बिजनेस है उसके लिए यूज होनी ही होनी चाहिए, मस्ट हैव बीन यूज लिखा बेटा। ठीक है, और दूसरी बात जो वर्ड यहां पे लिखा है यूज्ड, इसे लॉ डिफाइन करता है कि ये
इसे फर्दर बताया गया कि ये जो यूज्ड वर्ड है इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्टिव यूज है सिर्फ आप उसे कंसीडर करें। लॉ बोलता है इसमें एक्टिव यूज भी इंक्लूड है और पैसिव यूज भी इंक्लूड है। ठीक है, द वर्ड यूज हैज टू बी रीड इन वाइड सेंस सो एज टू इंक्लूड एज पैसिव एज वेल एज एक्टिव यूजर। Thus, insurance and repair charges of assets which have been discarded or have not been used for the business during the previous year would not be allowed as deduction। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, even if an asset is used for the part of business year, the assessee is entitled to deduction of full amount of expense on repair and insurance charges and not merely an amount proportionate to the period of use। लो बता रहा है कि भले ही assessee ने जो है part of the year asset को यूज किया है, थ्रू आउट द ईयर यूज नहीं किए असेट, तो उस केस में भी जो भी एक्सपेंसेस हुआ है रिपेयर पर या इंश्योरेंस पर वो क्या हो जाएगा, पूरे साल में अलाउड हो जाएगा, उसे प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रिपेयर्स एक्सक्लूड रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को यहां पे हटाया जा रहा है। रिपेयर्स विल इंक्लूड रिन्यूअल और रिनोवेशन ऑफ एन एसेट बट नॉट इट्स रिप्लेसमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, also the deduction allowable under this section is only of current repairs but not arrears of repair for earlier। देखिए वो कह रहे हैं जो करंट ईयर के रिपेयर्स हैं उन्हें ही इस सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी, जो अर्लियर ईयर्स के हैं, जो अरियर्स है उनकी डिडक्शन यहां पर नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 37 वहां पर मिल जाया करती है। अरियर है बेटा रिपेयर्स की, उनकी डिडक्शन कहां मिल जाएगी, हमें 37(1) में मिल जाएगी। इंश्योरेंस प्रीमियम, अब देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी। The deduction allowable in respect of premia paid for insuring the machinery, plant or furniture is subject to the following condition। मिल जाएगी लेकिन subject to the following condition। कौन कौन सी? फर्स्ट, insurance must be against the risk of damage or destruction of the plant and machinery or furniture। Asset must be used by the assessee for the purpose of his business or profession during the accounting year, और premium should have been actually paid। तीन कंडीशन है, कौन कौन सी? जो asset है वो यूज करनी चाहिए असेसी के द्वारा अपने बिजनेस और प्रोफेशन में। इंश्योरेंस जो दिया जा रहा है वो किस रिस्क के अगेंस्ट दिया जा रहा है, डैमेज के, डिस्ट्रक्शन के। ठीक है, और प्रीमियम जो है वो एक्चुअली हैव बीन पेड होना चाहिए। पेबल भी हो सकता है इन केस मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम है असेसी के, तो ठीक है। प्रीमियम में इवन टेक द फॉर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन टू अ ट्रेड एसोसिएशन व्हिच अंडरटेक्स टू आइडेंटिफाई एंड इंश्योर इट्स मेंबर अगेंस्ट लॉस। देखिए अब क्या करा हुआ है, एक ट्रेड एसोसिएशन है और उसके मेंबर हैं, मेंबर जो है कोई बिजनेस करते हैं। अब मेंबर क्या कर रहे हैं, उस ट्रेड एसोसिएशन को प्रीमियम पे कर रहे हैं कि हमारी अगर मशीनरी या प्लांट एंड फर्नीचर में कुछ हो जाता है डैमेज या डिस्ट्रक्शन, तो आप हमें क्या कर दीजिएगा, आइडेंटिफाई कर दीजिएगा। तो उस केस में लॉ बोलता है इसे भी इंश्योरेंस की तरह ट्रीट किया गया है। और अगर ट्रेड एसोसिएशन को मेंबर क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, और ट्रेड एसोसिएशन उन्हें आइडेंटिफाई कर रही है, तो ये प्रीमियम जो पे किया जा रहा है ये मेंबर्स को डिडक्शन मिल जाएगी। ये वो बात करते हैं। ठीक है, such premium or contribution would be deductible as an allowance under this section even if part of it's returnable to the insurer in certain circumstances। जो डिडक्शन है इंश्योरेंस की बेटा वो मिल जाएगी, भले ही कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में जो इंश्योरेंस अमाउंट है उसका उस अमाउंट को मेंबर को रिटर्न किया जा रहा है, फिर भी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, इट डज नॉट मैटर इफ द पेमेंट ऑफ क्लेम विल एन्योर टू द बेनिफिट ऑफ समवन अदर देन ओनर। नेक्स्ट, करंट रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर नॉट टू बी अलाउड। देखिए फिर से वो बात कर रहा है कैपिटल नेचर की जो करंट रिपेयर्स है वो अलाउड नहीं होगी। सेक्शन 31 ने इसे भी स्पेसिफिकली मना कर दिया। तो सेक्शन 30 और 31 ने बेटा क्या बताया, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की बात की है अभी तक, ध्यान दे। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा पीजीबीपी का। चार्ज ऑफ डेप्रिसिएशन मैंडेटरी। सेक्शन 32 बोलता है कि जो डेप्रिसिएशन का चार्ज है वो मैंडेटरी है लगाना। असेसी ऐसा नहीं कर सकता कि मुझे डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम करना, ना, डेप्रिसिएशन लगाना ही लगाना है। ठीक है, चलिए। Section 32 allows a deduction in respect of depreciation resulting from the diminution or exhaustion in the value of certain capital asset. Okay. Explanation 5 to this section provide that deduction on account of depreciation shall be made compulsorily whether or not the assessee has been claimed the deduction in computing his total income। Explanation 5 है जो section 32 की, वो ये mandate करती है कि depreciation assessee को claim करना ही करना है। कंडीशन टू बी सेटिस्फाई फॉर अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए जो अलाउंस मिलता है डेप्रिसिएशन का वो रूल 5 के अकॉर्डिंग मिलता है, ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। और जितनी भी कंडीशन है बेटा ये कम्युलेटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फर्स्ट, चलिए द असेट इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड मस्ट बिलोंग टू ईदर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, नेमली जो असेट है असेसी की जिस पर डेप्रिसिएशन क्लेम किया जा रहा है वो हो सकती है इन फॉलोइंग कैटेगरीज में से। फर्स्ट, buildings, machinery, plant or furniture being tangible assets।
बिल्डिंग मशीनरी प्लांट और फर्नीचर क्या है, ये टेंजेबल एसेट्स हैं। अब बात करेगा वो इंटेंजेबल एसेट्स की, जैसे नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, इनकी वो बात करता है। ये क्या है, इंटेंजेबल। तो एक चीज हमें समझ आई कि टेंजेबल एसेट पे भी डेप्रिसिएशन मिलता है और इंटेंजेबल एसेट पे भी डेप्रिसिएशन मिलता है। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट से हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, depreciation in the value of any other capital asset cannot be claimed as deduction from the business income. No depreciation is allowable on the cost of land on which building is erected because the term building refers only to the superstructure but not the land on which it has been erected. अब वो कह रहे हैं कि अगर एक लैंड पर बिल्डिंग बनी है तो डेप्रिसिएशन जो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग का मिलेगा। तो वो बोलते हैं कि जो बिल्डिंग रेफर की गई है ओनली टू द सुपरस्ट्रक्चर, जो लैंड पर ढांचा बना हुआ है वो ही बिल्डिंग है। लैंड जो है उसका डेप्रिसिएशन क्लेम आप नहीं कर सकते, लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये पॉइंट ये बात कर रहा है। द टर्म प्लांट हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 43 सबसेक्शन 3 include ships, books, vehicle, scientific apparatus and surgical equipments used for the purpose of business or profession but does not include tea bushes or livestock or building or furniture and fittings। देखिए प्लांट में उन्होंने क्या क्या इंक्लूड कर दिया 43(3) के अकॉर्डिंग, शिप्स भी इंक्लूड है, बुक्स भी है, व्हीकल्स भी है, साइंटिफिक अपरेटस भी है, सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी है जो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। बट डज नॉट इंक्लूड, बट इंक्लूड नहीं होंगे टी बुशेस, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। द वर्ड प्लांट डज नॉट इंक्लूड एनिमल, ह्यूमन बॉडी और स्टॉक इन ट्रेड। प्लांट में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, एनिमल भी नहीं होंगे, ह्यूमन बॉडी भी नहीं होगा, स्टॉक इन ट्रेड भी इंक्लूड नहीं होगा। Thus, plant includes all goods and chattels, fixed or movable, which a businessman keeps for employment in his business with some degree of durability। तो plants में क्या इंक्लूड हुआ बेटा, बेसिकली all goods और chattels fixed हो या movable हो वो इंक्लूड हो गए। नेक्स्ट, expression plant includes part of a plant, example the engine of vehicle, machinery includes part of machinery and building includes a part of building। देखिए इस पॉइंट में बेटा वो बोल रहे हैं कि जो प्लांट है या बिल्डिंग है उसमें पार्ट ऑफ ए प्लांट को भी इंक्लूड कर लिया गया है। फॉर एन एग्जांपल अगर कोई मशीनरी है उसका कोई कलपुर्जा है वो भी इंक्लूड हो गया। इन्होंने एग्जांपल दिया जैसे इंजन ऑफ ए व्हीकल, जो इंजन है व्हीकल का वो भी उसमें इंक्लूड कर लिया गया है प्लांट में, क्योंकि ये पार्ट होता है मशीनरी का। बिल्डिंग के बारे में बोलता है, बिल्डिंग का जो पार्ट होता है वो भी बिल्डिंग में इंक्लूड है। सिमिलरली द टर्म बिल्डिंग इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप रोड्स, ब्रिज, कल्वर्ट्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। यानी बिल्डिंग्स में क्या क्या इंक्लूड हो गया बेटा, रोड भी बिल्डिंग में आ गए, ब्रिजेस भी आ गए, कल्वर्ट्स भी आ गए, वेल्स भी आ गए, ट्यूबवेल्स भी आ गए, ठीक है, ये बिल्डिंग में इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता था, फर्स्ट पॉइंट ने हमारे बताया asset in respect of which depreciation is claimed must belong to either of the following category। यानी जो असेट है जिस पे डेप्रिसिएशन मिलेगा वो बिलोंग होनी चाहिए कौन सी कैटेगरी से, टेंजेबल की अलग बताई उन्होंने, इंटेंजेबल की अलग, टेंजेबल इंटेंजेबल, ठीक है। बी पॉइंट, asset should be actually used by the assessee for purposes of his business during the previous year। The asset must be put to use at any time during the previous year। तो बात करता है लो जो asset है वो put to use होनी चाहिए, किसी भी टाइम हो जाए previous year में। The amount of depreciation allowance is not proportionate to the period of use during the previous year। जो depreciation की amount मिलेगी बेटा क्या मिलेगी, वो proportionate नहीं होगी, किसके रेस्पेक्ट में, यूज के रेस्पेक्ट में, जो भी पीरियड है यूज का उसके रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शनेट नहीं होगी। लेकिन आगे एक और बात वो बोलता है, एसेट यूज फॉर लेस देन 180 डेज, जो एसेट यूज की गई लेस देन 180 डेज तो उस केस में जितना भी डेप्रिसिएशन रेट होगा वो 50% कर दिया जाएगा। जो अलाउबल डेप्रिसिएशन मिलेगा उस एसेट पे वो 50% मिलेगा। लेकिन ये जो 50% की कंडीशन होगी बेटा ये ओनली कौन से ईयर में होगी, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन ईयर जो है उसी में होगी, नॉट फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। यानी फर्स्ट ईयर जिसमें एसेट आपने परचेज की और पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन रेट होगा वो 50% हो जाएगा। और ये 50% का जो रेट है वो सिर्फ उसी ईयर में एप्लीकेबल होगा। जब नेक्स्ट ईयर में एसेट आएगी तो वहां पर जो भी रेट एप्लीकेबल है उसका 50% नहीं किया जाएगा, 100% अलाउ हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट नोट पढ़ लेते हैं बेटा, एक बॉक्स में नोट बना हुआ है उसे पढ़ लेते हैं। वो क्या बोलता है, सिंपल बोल रहा है कि अगर कोई एसेट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए एक्सक्लूसिवली यूज नहीं हो रही है उस केस में जितना भी बेटा बिजनेस और ये प्रोफेशन के लिए यूज हो रही है एसेट वो प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा डेप्रिसिएशन। ये बात कर रहा है, ये सेक्शन 38 ने प्रोवाइड किया है बेसिकली। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउबल टू द ओनर इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट व्हिच आर एक्चुअली वर्क्ड और यूटिलाइज्ड बाय अनदर पर्सन। देखिए वो बात कर रहा है कि डेप्रिसिएशन किसे मिलेगा, ओनर को मिलेगा। ऑनर की बात कर रहा है कि डेप्रिसिएशन किसे मिलेगा, ऑनर को मिलेगा, भले ही उसकी एसेट कोई और यूटिलाइज कर रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल लेसी और लाइसेंसी, तो उस केस में डेप्रिसिएशन जो है ओनर को मिल जाएगा अंडर द हेड पीजीबीपी। द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन टू द ओनर हु हैज लेट ऑन हायर हिज बिल्डिंग
मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर, प्रोवाइडेड दैट लेटिंग आउट ऑफ सच एसेट इज द बिजनेस ऑफ द असेसी। देखिए बात क्या कर रहे हैं कि जो ओनर होगा एसेट का उसे डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एसेट पे, जो एसेट उसने क्या की है, लेटिंग आउट पे दी है या हायर पे दी है। लेकिन कंडीशन क्या है, जो लेटिंग आउट है या हायरिंग है वो क्या होना चाहिए, असेसी का बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। In other cases where the letting out of such asset does not constitute the business of the assessee, deduction on account of depreciation would still be allowable अंडर सेक्शन 57II। देखिए अब उन केसेस की बात करता है जहां पर असेसी का बिजनेस क्या है, लेटिंग आउट या हायरिंग का नहीं है, तो उस केस में असेसी को डेप्रिसिएशन पीजीबीपी हेड में नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा 57II। ये बेसिकली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, तो उसमें डिडक्शन मिल जाएगी डेप्रिसिएशन की, ये वो बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूज इंक्लूड्स पैसिव यूज इन सर्टेन सर्कमस्टांस। बात कर रहे हैं यूज, पैसिव यूज को भी इंक्लूड कर लिया गया है कुछ केसेस में। ठीक है, बेसिकली कोर्ट की कुछ जजमेंट आई थी, कोर्ट ने जजमेंट देने के बाद ये बताया था कि जो पैसिव यूज है वो भी यहां पर रेफर किया गया है, लॉ ने पैसिव यूज को भी रेफर किया है। वन ऑफ द कंडीशन फॉर क्लेम डेप्रिसिएशन इज दैट असेट्स मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ये हमने पढ़ लिया। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट in certain circumstances an asset can be said to be in use even when it is kept ready for use। देखिए फॉर एग्जांपल बात करें अगर फायर एक्सटेंशर्स की, फायर एक्सटेंशर अगर जैसे ही हम पुट टू यूज करेंगे फायर एक्सटेंशर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में असेसी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाए। फिर कोर्ट ने डिफाइन किया कि यहां पर जो यूज वर्ड है उसका मतलब है पैसिव यूज। ठीक है बेटा, तो यूज में एक्टिव यूज एंड पैसिव यूज दोनों को कवर कर लिया गया। हैंस इन सच केसेस द टर्म यूज एम्ब्रेसेस बोथ एक्टिव यूज एंड पैसिव यूज। ठीक है, हाउएवर सच पैसिव यूज शुड आल्सो बी फॉर बिजनेस और पर्पस। ये कंडीशन हमेशा रहेगी, जो यूज है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होना चाहिए। द असेसी मस्ट ओन द एसेट्स होली और पार्टली। देखिए 2 पॉइंट अभी तक हमने कवर कर लिए, ए और बी। ए में क्या था बेटा, ए में बता रहे थे कि वो एसेट जो है जिसपे डेप्रिसिएशन मिलेगा वो फॉलोइंग एसेट, यानी एसेट के बारे में बताया। बी में क्या बताया कि जो एसेट है वो यूज्ड होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, बी में ये बताया गया। सी पॉइंट में क्या बता रहे हैं, वो ई पॉइंट में बता रहे हैं कि जो असेसी है वो क्या करे, एसेट को होली या पार्टली ओन करे, सिर्फ इतनी कंडीशन वो बोल रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं, समझते हैं। In case of building, the assessee must own the superstructure and not necessarily the land on which building is constructed। देखिए बात कर रहे हैं कि अगर असेसी क्लेम कर रहा है बिल्डिंग के डेप्रिसिएशन की, तो लॉ ये बोलता है कि जरूरी नहीं है कि जो लैंड जिस पर बिल्डिंग बनी है वो भी असेसी का हो, वो किसी और का हो सकता है, लीज पर ले सकता है असेसी, लेकिन जो बिल्डिंग है जिस पे वो ले रहा है डेप्रिसिएशन वो उसकी होनी चाहिए, ऐसी वो बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरा बेटा हमने एग्जांपल लिया था, इनकेस असेसी की एसेट है उसने उसे लीज पे दी हुई है, और जो लीजिंग है या हायरिंग है असेसी का यही बिजनेस है, तो उस केस में क्या कर लिया करता था, असेसी क्लेम कर लिया करता था डेप्रिसिएशन। लेकिन बात करें प्रीवियस सेक्शन 30 और 31 की, जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस केस में लॉ क्या बोलता था कि अगर असेसी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है तो वो अलाउड नहीं होता था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होता था। और मैंने वहां आपको क्या बताया था कि जो भी एक्सपेंडिचर यहां कर रहा है असेसी कैपिटल नेचर का बिल्डिंग पर या प्लांट एंड मशीनरी पर, उसे वो क्या कर लेगा, डेप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा। उस पॉइंट को यहां पे डिस्कस किया गया है, वो बताया गया है। हाउएवर इन दिस कनेक्शन स्टूडेंट में नोट दैट एक्सप्लेनेशन 1 to section 32 provides that where the business or profession of the assessee is carried on a building not owned by him। देखिए बिल्डिंग किसकी है, असेसी की नहीं है, but in respect of which the assessee holds a lease or other right of occupancy and any capital expenditure is incurred by the assessee for the purpose of business or profession or construction of any structure or doing any work by a renovation, extension or improvement, then depreciation will be allowed as if said structure or work is building owned by the assessee। ठीक है बेटा, ये पॉइंट समझ आ गया, ये एक्सप्लेनेशन 1 में लिखा हुआ है सेक्शन 32 की। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन जो क्लेम कर रहा है असेसी, ये जरूरी नहीं है कि वो असेट का ओनर हो होली, वो पार्टली भी अगर ओनर है तब भी ले सकता है। Depreciation is allowable not only in respect of asset wholly owned by the assessee but also in respect of assets partly owned by him and used for the purpose of business और प्रोफेशन। तो बेसिकली बेटा डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए क्या कंडीशन आई, सबसे पहले आई कि असेट होनी चाहिए, जो असेट डिफाइन की गई उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। दूसरा यूज्ड होनी चाहिए, असेट को यूज होना चाहिए कहां पर, बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होना चाहिए। और यूज इंक्लूड्स व्हाट, यूज इंक्लूड्स एक्टिव यूज एज वेल एज पैसिव यूज। और थर्ड कंडीशन क्या बोली उन्होंने, जो असेट है वो होली और पार्टली ओन्ड होनी चाहिए बाय असेस। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। तो ये थे बेटे हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसे रिवाइज। इन केस अगर आपको आती कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।